बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ना है स्टाइक्योमेट्री या इसको स्टीशियोमेट्री भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टाइक्योमेट्री को समझने से पहले हमें मोलर वॉल्यूम, एवोगाड्रो नंबर्स, मोल या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन होगी तो स्टाइक्योमेट्री को समझना बहुत ही आसान है। तो मोलर वॉल्यूम, एवोगाड्रो नंबर्स या हमारे पास जो मोल कॉन्सेप्ट है वो हमने इससे पहले लेक्चर जो थे उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम पढ़ते हैं कि स्टाइक्योमेट्री क्या होती है या स्टाइक्योमेट्री के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टाइक्योमेट्री, इसके अंदर ये टू वर्ड हैं, वन इज स्टैशियोन एंड टू इज मेट्रोन। स्टैशियोन का मतलब क्या होता है एलिमेंट, एंड मेट्रोन का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। मींस के सिंपल अगर हम कहें कि स्टैशियोन और मेट्रोन या स्टाइक्योमेट्री क्या होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर एलिमेंट को मेजर किया जाता है। तो अब हम इसकी डिफाइन करते हैं ताकि जो हमारा मजीद इसके बारे में मिसकॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो डिफाइन के अंदर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा आसान करें तो मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होगी। तो क्वांटिटेटिव मींस कि जिसके अंदर हम अमाउंट बताते हैं, मींस के ये 1 है, ये 2 है, तो ये इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी है। तो क्वांटिटेटिव मींस के 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, इसके बारे में। और किस चीज की क्वांटिटेटिव, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मींस कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट बने हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 और ये भी 1, तो ये एक बैलेंस है। ये अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखें कि ये 2 बोर्ड मार्कर हैं और ये 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मींस कि ये भी 1 है तो ये भी 1। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन describe a chemical reaction in the term of symbol and chemical formula। मतलब जिसके अंदर सिंबल और केमिकल फार्मूले की मदद से हम केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल इसको दोबारा समझते हैं कि जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्री। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो ये H2O मींस के वाटर बना है। अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल की। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसके कोएफिशिएंट है, इसके 2 मोल है, ये इसके 1 मोल है, और यहाँ पे आगे कितने बने हैं, 2 मोल बने हैं। अब दूसरी चीज मींस के इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव ये देखना है कि उसका जो मैस है वो कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो टोटल कितना हुआ, 36 ग्राम। अब 36 रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो H2O, अगर हम बात करें H2O की, तो एक जो हमारे पास H2O का मोलर मैस होता है वो होता है 18। तो ये 2 इसके साथ है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 36 ग्राम आ जाता है। इसके साथ ये मैंने तीनों मोल और मोल है, मैस है, मोलर वॉल्यूम इसलिए लिखा है क्योंकि इसके जो रिलेशनशिप हैं वो हमें आसानी से समझ आ जाएं। इसी तरह वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको पता है मोलर वॉल्यूम आपने पढ़ा था कि वो उसकी जो वैल्यू 22.414 dm³ या डेसीमीटर क्यूब थी। तो यहाँ पे चूंकि 2 मोल हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 है, 1 वही रहेगा 22.414, ये भी 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो एग्जांपल बनाने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव मींस के इसकी जो अमाउंट हमने स्टडी की
वो ये हुए कि जितना जो इसका मास रिएक्टेंट के अंदर था उतना ही प्रोडक्ट में है, मींस के इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो अब इसकी कुछ कंडीशन है कि जब भी हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, या इसको अजम्पशन भी बोलते हैं कि उसके जो मेन फीचर हैं, जो मेन पोस्टुलेट हैं, वो कौन कौन से हैं कि अगर वो कंडीशन होंगी तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि राइट डाउन द अजम्पशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, या वो किस बेस पे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होती है। तो अजम्पशन में सबसे पहली चीज, ऑल रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। पहली चीज कि जितने आपके पास रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे किस में हो जाएं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। ये नहीं है कि यहाँ पे 32 है और ये 32 जो है ये सिर्फ आगे प्रोडक्ट में जाए, ठीक है, तो ये इक्वेशन फिर बैलेंस नहीं होगी। दूसरी चीज कि नो साइड रिएक्शन, ये भी ठीक है कि अगर कोई साइड रिएक्शन होगा, मींस के कोई और गैस या कोई और इसके अंदर रिएक्टेंट या रिएजेंट रिएक्ट कर जाएगा तो उसकी जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो लिहाजा इसकी कंडीशन में ये है कि नो साइड रिएक्शन। तीसरी चीज कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल होगा तो उसमें ये होता है कि वो कंप्लीट नहीं होता, मींस के कुछ देर के बाद रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड हो जाता है। तो इसलिए ये भी कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक में मौजूद नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी इसी की कंडीशन है कि रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए, रिवर्सिबल के। जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इरिवर्सिबल होता तो इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते। उसके बाद ये 4 पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड ड्यूरिंग कैलकुलेशन। कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये लाजमी तौर पे ओबे होने चाहिए। मतलब अगर ये लॉ फॉलो होंगे तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये आपको पहले भी बताया कि जिसके अंदर जो मास होता है ना ही क्रिएट हो और ना ही डिस्ट्रॉय हो। हाँ, ये होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, मींस के मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। दूसरी चीज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके अंदर मींस के ये होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की कंपोजिशन है बाय मास वो फिक्स्ड होनी चाहिए। तो ये दो लॉ जो हैं ये भी इनकी कंडीशन के अंदर या स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के अंदर ओबे होना लाजमी है, जरूरी है। तो ये दोबारा एक दफा सुन लें कि जिसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा और रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगा। और ये जो दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी वेड ड्यूरिंग अ कैलकुलेशन। उसके बाद देखें, हर चीज जो है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होती, उसकी कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और खास तौर पे केमिस्ट्री के अंदर मींस के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, मींस जैसे आप 5वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अगर उसकी कुछ खूबियां हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ उसकी खामियां भी हैं। तो इसी तरह ये जो स्टोइकियोमेट्री है, मान जो इक्वेशन लिखते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ खामियां भी हैं। वो खामियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले दे डू नॉट टेल अबाउट द, इनके कौन कौन सी चीजों के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले कंडीशन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। कंडीशन क्या है? इसके टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल स्टेट मींस कलर, ऑर्डर या उसकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उसके बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती केमिकल इक्वेशन। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मींस कि रिएक्शन का वे क्या है, मैकेनिज्म कि जिस रास्ते पे रिएक्शन चलता है, मैकेनिज्म एक वे को कहते हैं, उसके बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि कंडीशन और उसके बाद
इसकी फिजिकल स्टेट और साथ में मेजरमेंट। तो ये हमारे पास 3 लिमिटेशन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एंट्री टेस्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी थी। स्क्रीन के अंदर जो तीनों वैल्यू या तीनों एग्जांपल मोल, मास और मोलर वॉल्यूम देने का मकसद यही था ताकि आप उसका रिलेशन जो है उसको बआसानी समझ सकें। तो रिलेशन के अंदर पहली बार हम ये करेंगे कि हमारे पास मास रिलेशनशिप क्या है। मतलब क्या है इसका कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के अंदर किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए है, बी और इसी तरह आगे प्रोडक्ट के अंदर सी और डी है। तो मतलब अगर हमें ए का मास बता दिया गया है, ठीक है, और हम क्या करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कंपेयर करके उसके प्रोडक्ट के अंदर जो सी है या डी है उसका मास फाइंड कर सकते हैं। तो मास रिलेशनशिप मैंने ये एक लास्ट पॉइंट लिखा है जो कि आप इन सब रिलेशन के अंदर लिखना है, और ये आप लिख सकते हैं। सिर्फ इस एक को आप आसान मतलब याद कर लें, फिर आप अपनी मीटिंग में इसको लिख सकते हैं। तो पहली चीज, इफ वी आर गिवन अ मास ऑफ वन सब्सटेंस देन वी फाइंड द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन हो तो हम उससे कंपेयर करके दूसरी चीज का मास फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा रिलेशनशिप है जिसके अंदर हम मास मोल, ठीक है, पहला ये आपने मतलब ये मास फॉर एग्जांपल ये गिवन है, तो देखिए इसी से कंपेयर करके इसका मास फाइंड किया है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल नंबर जो 11 है वो भी अभी इसके साथ सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो मास मोल रिलेशनशिप के अंदर मतलब अगर हमें मास गिवन होगा तो हम उसके मोल भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे लिखा है मास, दूसरी जगह पे मास की जगह पे जस्ट आपने मोल कर देना है, बाकी वही रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, मतलब अगर हमें ये मास गिवन है तो हम उसके मोल फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप मास मोल। तीसरा मास वॉल्यूम, जिस तरह मैंने ये वॉल्यूम लिखा है कि अगर हमें मास गिवन होगा तो वो हम वॉल्यूम उसका रिलेट करके उससे कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपने नीचे लिखनी है और मास की जगह पे जस्ट आपने वॉल्यूम कर देना है। और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देख लें कि ये मास भी है, इसी तरह ये मास है तो हम इसी से इसके, या ये हमारे पास मोल है तो इससे हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमारा मोलर वॉल्यूम था उसमें मैंने लास्ट पे रिलेशनशिप दिया था जिसके अंदर मोल वॉल्यूम या मास से हम वॉल्यूम को किस तरह एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज करते हैं। उसके बाद है मोल मोल रिलेशनशिप के अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मोल गिवन है तो हम उससे कंपेयर करके दूसरे सब्सटेंस का मोल फाइंड कर सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 11 को करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह मास मास रिलेशनशिप के एक मास गिवन है तो दूसरा मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 के अंदर हमने ये देखना है कि कैसे मास मास रिलेशनशिप, मास मोल, मास वॉल्यूम या मोल मोल रिलेशनशिप। तो आए एग्जांपल 11 क्या है। एग्जांपल 11 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 and H2O produced when 14 gram of KOH reacted with excess of H2SO4। और साथ में ये भी लास्ट पे है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस। तो ये स्टेटमेंट है कि मतलब इसके अंदर हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। वो कौन कौन सी हैं कि मास ऑफ K2SO4, मास ऑफ H2O और साथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो ये 3 चीजें हमने कैसे फाइंड करनी है, कैसे कंपेयर करके वो देखते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, यानी कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल या एग्जांपल सॉल्व करनी है तो उसके लिए ये आपने 3 हेडिंग्स लगानी है। पहला गिवन डाटा क्या होगा कि मास ऑफ KOH
उसने आपको प्रोवाइड किया है कि 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4, वो 14 ग्राम है। और रिक्वायर्ड क्या गया ये मैंने आपको बता दिया, 3 चीजें हैं। और उसके बाद सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका चूंकि गिवन मैस प्रोवाइड है तो लिहाजा हम इसके मोल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मोलर मैस इसका निकालेंगे K39O16H1, तो ये आता है 56 ग्राम पर मोल। जब हमें इसका मोलर मैस पता चल गया, इसका गिवन मैस भी हमें पता चल गया, तो अब हम इसके मोल निकाल सकते हैं। फार्मूला हमें पता है N गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो 0.25 इसके मोल आ गए। अब मोल हमारे पास आ गए किस चीज के? KOH के। तो अब हम कंपेयर करके दूसरे के मोल्स, वॉल्यूम या मैस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इक्वेशन क्या बनती है? मैंने कहा था कि जब हमारे पास KOH रिएक्टेड एक्सेस विद H2SO4 टू प्रोड्यूस K2SO4 एंड H2O, तो इसको बैलेंस करने के लिए K2 है तो यहाँ पे 2, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास अब बैलेंस है। अब सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है एक चीज से दूसरी चीज कंपेयर करके। कंपेयरिंग द KOH विद K2SO4, मतलब अगर हमने इसके मोल्स कंपेयर करने हैं तो उसके लिए KOH के मोल के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मोल हमें इसके गिवन मैस से फाइंड हो गए हैं या हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये वाला रिलेशनशिप मोल के, अगर एक मोल प्रोवाइड हो तो दूसरे सब्सटेंस के हम मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप KOH एंड K2SO4, तो इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो मतलब इसके अगर 2 मोल हो गए, कंपेयर करते हैं कि अगर इसके 2 हैं तो उसके 1 है, इसके 2 हैं उसके 3 हैं, जो भी है वो कंपेयर हम करते हैं उसके इक्वेशन की मदद से। यहाँ पे देखिए इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल होगा। अगर इसके 1 मोल होंगे तो इसका क्या होगा? 1/2। और अगर इसके 0.25 मोल होंगे तो इसका क्या बनेगा? ये 1/2 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये हमारे पास 0.25 जो है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.125 मोल आ जाएंगे। तो अब हमने K2SO4 के मोल जब निकाल लिए तो मोल और मैस रिलेशनशिप के, अगर हमें मोल पता है तो हम मैस कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं कि जब हमें K2SO4 के मोल का पता चल गया तो हम उसका जो गिवन मैस है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसका मोलर मैस पहले निकालेंगे, जब हमें मोलर मैस का भी पता चल गया, मोल भी हमारे पास है, तो अब हम उसका गिवन मैस फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इस फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें हमें अगर वो पता चल जाए कि मैस या नंबर ऑफ मोल या मोलर मैस या मोल या गिवन मैस और मोलर मैस, तो हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमें मोल और मोलर मैस का हमें पता चल गया है, तो हम इनका गिवन मैस कैसे फाइंड करेंगे? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n मल्टीप्लाई n, तो n की वैल्यू ये है और मोलर मैस ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पहली चीज केल मैस ऑफ K2SO4 वो क्या आ गया? 21.75 ग्राम। अब नेक्स्ट है कि मैस ऑफ H2O, जैसे कि हमने K2SO4 से कंपेयर किया, इसी तरह वाटर से भी कंपेयर करते हैं, तो KOH H2O। अब इक्वेशन में यहाँ पे देखें इसके 2 मोल्स, तो यहाँ पे भी इसके 2 मोल, अगर इसके 2, इसके भी 2, इसके 1, तो इसका भी 1 नहीं होगा, 2/2 1। अगर इसके 0.25 हों तो इसके कितने होंगे? इसके भी वही होंगे, मींस के इसके 2, इसके भी 2, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। तो 0.25 मींस के इसके मोल आ गए हमारे पास H2O के। अब मोल आ गए तो डेफिनेटली वही फार्मूला लगा के हम इसका गिवन मैस या मैस ऑफ H2O फाइंड कर सकते हैं। तो ये ना यहाँ पे देखें 0.25 मल्टीप्लाई 18, तो ये हमारे पास 4.5 ग्राम इसका मैस आ गया किसका? H2O का। अब तीसरी चीज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मोल के अंदर या एवोगाड्रो नंबर के अंदर मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल n मींस उसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट या आयंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n मोल, और एवोगाड्रो नंबर मोल क्या है? 0.25। एवोगाड्रो हमारे पास उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.02 10⁻23, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो 1.505 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये एग्जांपल्स थी कि हम किस तरह, यहाँ पे देखें कि पहले में ये था कि मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है, इसके अंदर हमने मोल को, इसी तरह मोल्स मैस रिलेशनशिप, ये, या अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गिवन मैस है, ठीक है, तो हमने इनके ये मैस मैस रिलेशनशिप। अगर वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना है तो इससे पहले जो मोलर वॉल्यूम के एग्जांपल्स है उसके अंदर उसको वॉल्यूम और मैस का रिलेशनशिप भी गिवन है। तो ये रिलेशनशिप ऑफ मैस मैस, मैस मोल, मैस वॉल्यूम और मोल मोल रिलेशनशिप हमने फाइंड किया और उसको एग्जांपल नंबर 11 से रिलेट किया ताकि हम इसको और आसानी से समझ सकें।